नमस्कार दोस्तों। विनोद सूरी अ, फेसबुक पर इसी नाम से सक्रिय हैं और इनकी एक किताब हमारे पास आई है। अर्धवृत्त में घूमता सूरज काव्य संग्रह है ये, विनोद अनिकेत के नाम से। जब भी मैं पंजाब की हिंदी कविता का जिक्र करता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो तीन मुद्दों की तलाश मैं सबसे पहले करता हूँ, विशेषकर यहाँ की कविताओं में। सबसे पहली बात तो मैं कवियों के परिवेश को देखना चाहता हूँ कि उनकी कविताओं में कवियों का परिवेश किस तरीके से अभिव्यक्त हुआ है। जिस परिवेश में वे रह रहे हैं, जिस शहर, जिस अंचल, जिस गांव, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, वह उनकी कविता में कहाँ तक अभिव्यक्त हो पाई है, ये मेरी पहली कोशिश रही है। तो जब भी पंजाब के कवियों का अध्ययन मैंने किया है, कुछ चीज़ें खटकती रही हैं। पंजाब अ, अपनी खूबसूरती में एक औद्योगिक स्टेट भी है। जब हम औद्योगिक स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा सहित कुछ अंचल विशेष आते हैं। मेरा जो संबंध रहा है वह बेसिकली लुधियाना और अमृतसर और फगवाड़ा से रहा है। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक घरानों को मैंने देखा है, औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को काम करते हुए देखा है, वह लुधियाना का क्षेत्र है। तो मेरा ये मानना रहा है कि आपकी कविताओं में एक बड़ा हिस्सा जो मजदूरों का है, वह आना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो बहुत सारे कवियों में यह खालीपन मैंने देखा है। ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में अभिव्यक्त हो पाई हैं। विनोद अनिकेत का संग्रह जब मैं देखा, अर्धवृत्त में घूमता सूरज, पब्लिकेशन की बात करें तो तालिफ प्रकाशन बरनाला से प्रकाशित हुआ है और कवि स्वयं बरनाला से संबंध रखते हैं, विनोद अनिकेत जी। तो और परिचय में बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रकाशक ने पहले ही कहा है कि बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होने के कारण ये अपना संग्रह कहीं पब्लिश नहीं करवाए। यह इनका पहला प्रकाशित संग्रह है और परिचय में आप देख रहे हैं तो इनकी कविता की ही कुछ पंक्तियां हैं जो वेबसाइट पे लगा दी गई है। यह संकोच भी एक अच्छे रचनाकार में स्वाभाविक है। परिचय में ये लिखते हैं कि अब तो लगता है कि मेरे भीतर कोई जीवन ही नहीं बचता। अब तो लगता है कि मेरे भीतर कोई जीवन ही नहीं बहता। तब और बात थी जब मैं समूचा एक दरिया था, जिसके अंदर मचलती थी धारा के विपरीत चलने को उत्सुक अनेक मछलियां। मतलब स्वाभाविक है कि कवि अपने युवापन का जो समय रहा था उसके बारे में बात कर रहा हो, या वह समय जब उसके दिल और दिमाग पर दुनिया को सुंदर बनाने का ख्वाब विचरण कर रहा हो। तो मैं जब इस संग्रह को देख रहा हूँ और इसकी कविताओं को पढ़ रहा हूँ, तो इसमें परिवेशगत संलग्नता बड़ी गंभीरता से चित्रित होती है और चयन का विवेक जो है कि हम कविता किन विषयों पर लिखें। अगर आप विषयों की बात करेंगे तो यहाँ आम आदमी भी है, राजनीति भी है, सामाजिकता भी है, संस्कृति भी है और सही मामले में अगर देखें तो विमर्श भी है। राजनीतिक मुद्दों पर कवि बहुत सचेत होकर के अपनी बात रखता है। एक कविता छोटी सी है, आश्वासनों की तितलियां। फिर देखने लगी हवाओं में सुरीले आश्वासनों की तितलियां। फिर दिखने लगी हवाओं में सुरीले आश्वासनों की तितलियां। फिर पड़ने लगी सुनाई बस्ती के चारों ओर लाल, हरे, केसरिया, नीले रंगों की थाप। फिर चढ़ने लगी मुंडेरों तक सुनहले सपनों की धूप।
फिर मुंह में दबाए तिनका, गली मोहल्लों में घूमने लगा बाघ। फिर रंग जाएगा लोगों की तर्जनियां, कोई कुशल चितेरा अब फिर कटे हुए हाथों से बस्ती वाले 5 बरस टोहेंगे अंधेरा। गली मोहल्ले में घूमने लगा बाघ, फिर रंग जाएगा लोगों की तर्जनियां, कोई कुशल चितेरा अब फिर कटे हुए हाथों से बस्ती वाले 5 बरस टोहेंगे अंधेरा। अब इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो राजनीति का जो चाल चरित्र होता है और जिस तरीके से वे षड्यंत्रों के जाल बिछाते हुए जिस तरीके से वादों के बिसात में आपको अंधेरे की तरफ ले जाते हैं और उसी 5 बरस जो टोहेंगे अंधेरा की बात कवि कह रहा है उस स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं। तो इससे सुंदर चित्रण मुझे लगता है कि बहुत कम देखने को आप मिलेंगे। हिंदी कविता में तो राजनीतिक चेतना बहुत गंभीर रूप से विन्यस्त हुई है, खास करके जब वर्तमान समय में हम बात करें तो मदन कश्यप और अ, जो जन संदेश टाइम्स के संपादक हैं सुभाष राय जी, इन दोनों कवियों के यहाँ राजनीतिक परिवेश की संलग्नता बड़ी मजबूती के साथ दिखाई देती है। और मैं तो सुभाष राय जी को कहता ही राजनीतिक चेतना का कवि कई बार कह भी चुका हूँ। तो एक कवि जब बात मैं सांस्कृतिक परिवेश और अन्य चीज़ों के बारे में कर रहा हूँ तो एक बहुत अच्छी कविता शेष शेष सब कुशल है। शेष सब कुशल है, ये लास्ट के पन्नों से मैं कुछ कविताओं का पाठ कर रहा हूँ विनोद अनिकेत जी के। शेष सब कुशल है, लगभग 2.5 पेज की कविता है। इसको सुनिए, अपने समय की एक अच्छी कविता है और कविता के कहन की जो वानगी है वह बहुत सुंदर बन पड़ी है विनोद अनिकेत जी के यहाँ। तो यह कविता देखिए। हाँ मित्र, यहाँ सब कुशल है। मंडी में सब्जियां उतरती हैं, शहर में बिक जाती हैं। हिनहिनाते हुए घोड़े लताड़ते हुए घास चरते हैं और मिमियाती भेड़ें उसी बीमार से पोखर पर अपनी प्यास बुझाती हैं। हाँ मित्र, यहाँ सब कुशल है। फैक्ट्री का सायरन वैसे ही बजता है। फैक्ट्री का सायरन वैसा ही बजता है और अपने छोटे से शहर के डिब्बानुमा कमरों में टिके कलपुर्जों का रेला इसका फाटक पार करता है। हाँ सच, जैसा कि अक्सर होता है, कल फिर खाद फैक्ट्री की छत गिरी थी और 8 पैरों में रचा महावर इसकी चिमनी में से आकाश की ओर छूट गया। ठीक वैसे ही जैसे तुमने छूटती देखी होगी अग्नि दूरदर्शन पर। देखी ही होगी क्योंकि हमने देखा ना ही है अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को वहां तक पहुंचते जहां ऑक्सीजन नहीं होती। ये जैसे कि मैंने जिक्र किया था ना औद्योगिक घरानों के चित्रण की, विशेष करके इस तरह की लगभग कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि यह पहली कविता पंजाब के धरातल पर जब फैक्ट्री मजदूर और चिमनी और इन चीज़ों को लेकर के मैं पंजाब के धरातल पर पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी कविताएं लिखी गई होंगी लेकिन मुझे नहीं देखने को मिली। मैं यह कविता आप सबके सामने जो पढ़ रहा हूँ यह पहली बार इसमें चिमनी फैक्ट्री और उस परिवेश की बातें आ रही हैं देख रहा हूँ। आप ये सुने कि जैसे तुमने छुड़ती देखी होगी अग्नि दूरदर्शन पर, देखी ही होगी क्योंकि हमें देखना ही है अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को वहां तक पहुंचते जहां ऑक्सीजन नहीं होती। अपने इस छोटे से शहर में अब भी पहले की तरह जीवन भले ही इलाज की कमी में दम तोड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष और अंटार्कटिका से हमें अंग्रेजी का एक इडियम एट ए स्टोन्स थ्रो जोड़ता है। हम्म, तुम जानकर दुखी होगे कि म्यूनिसिपैलिटी के पार्क में जहां नया स्विमिंग पूल भी बन गया है, कल सुबह उच्च रक्तचाप से पीड़ित अपना मित्र रमेश स्वास्थ्य लाभ करता हुआ दम तोड़ गया क्योंकि कुछ गज की दूरी पर देखा था उसने
कि अपने युवा मित्रों की टोली में व्यायाम कर रहा उसका मझला बेटा स्मगल्ड AK-47 की गोलियों से विध अपने 9 साथियों समेत यह नश्वर चोला छोड़ गया। सुबह सवेरे ही सफेद गुंबदों वाले धर्मस्थलों से उठती रागों में निबद्ध मंगलवाड़ी गोलियों की तड़तड़ में बेसुरी सी हो गई और बाग में खेल रहे रमेश के पोते की फ्लाइंग डिस्क उछली तो थी हवा में, फिर जाने कहाँ खो गई। हम देख रहे हैं शेष या अशेष, यहाँ सब कुशल ही है। हम देख रहे हैं शेष या अशेष, यहाँ सब कुशल ही है। स्विमिंग पूल तो तैरने के होते हैं, भीड़ें जानती हैं। उन्हें उसी बीमार से पोखर से पानी पीना है। और रमेश को भी डॉक्टर कहता था, यह तो सिर्फ टेंशन है, आपको बस यही सीखना है कि इसके साथ कैसे जीना है। यह तो सिर्फ टेंशन है, आपको बस यही सीखना है कि इसके साथ कैसे जीना है। हाँ मित्र, यहाँ सब कुशल है। हाँ मित्र, यहाँ सब कुशल है। अब ऐसी कविता शेष सब कुशल है में जो बेहतरीन तरह की कविता है। ऐसी कविताएं अगर कोई पंजाब के बरनाला में बैठ कर के लिख रहा है, जो बेसिकली साहित्यिक धड़ेबाजी में नहीं शामिल है। धड़ेबाजी से बात करूं तो साहित्य का कोई मजबूत केंद्र नहीं है, बावजूद इसके पंजाब के धरती पर यह आम आदमी के पक्ष की कविता लिखी जा रही है, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए और ऐसे कवि को वहाँ तक पहुँचने या पहुँचाने में मदद करनी चाहिए। एक छोटी सी कविता और मैं सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम कभी फिर इनको पढ़ेंगे। अभी और चलना है, एक बहुत अच्छी कविता है। बहुत जरूरी भी कविता है, अभी और चलना है। ढिबरी की लौ मध्यम हो रही है या गहरा रहा है अंधकार, पीछे झांकेंगे तलहटी में बसे मकानों को देखने के लिए तो चूस जाएंगे हमारे रगों से बचा खुचा भी खून, ऐसे अनेकों सवाल। ढिबरी की लौ मध्यम हो रही है या गहरा रहा है अंधकार, पीछे झांकेंगे तलहटी में बसे मकानों को देखने के लिए तो चूस जाएंगे या चू जाएंगे, शायद हमारे तो चू जाएंगे हमारे रंगों से बचा खुचा भी खून, अनेकों ऐसे अनेकों सवाल। यहाँ तक भी तो हम कोई सरपट भागते तो नहीं आ पहुँचे, यहाँ तक भी तो हम कोई सरपट भागते तो नहीं आ पहुँचे। फटी एड़ियाँ, टुकड़े टुकड़े दिन और धज्जी धज्जी रात को कंधे पर लटकाए अभी और चलना है हमें। थोड़ा बैठ लें, सुस्ता लें, अपने लिए नहीं है ये शब्द। जिस ढेले को अभी पांव की ठोकर से लुढ़का दिया है तुमने एक तरफ, जिस ढेले को अभी पांव की ठोकर से लुढ़का दिया है तुमने एक तरफ, हमारी तरह वह भी कभी पथिक था अपने घर की राह का और बैठ गया था कुछ देर सुस्ताने। चलो मित्र चले, चलो मित्र चलें, यह पहाड़ी रास्ता है, इन रास्तों पर चलते तलहटियों में बसे मकान दूर दूर तक पड़ते रहते हैं दिखाई। उनमें कपकपा रही है लौ, ऐसा सोचना बार बार चलते समय सिरों पर ओढ़ी संकल्पों की चादर को अपने ही हाथों जैसे कर लेना है तार तार। ऐसा सोचना बार बार चलते समय सिरों पर ओढ़ी संकल्पों की चादर को अपने ही हाथों जैसे कर लेना है तार तार। ढिबरी की लौ मध्यम हो रही है, ढिबरी की लौ मध्यम हो रही है, यह गहरा रहा है अंधकार, पीछे को झांकेंगे तलहटी में बसे मकानों को देखने के लिए तो चूस जाएंगे
तो चू जाएंगे हमारे रंगों से बचा खुचा भी खून। ऐसे अनेकों सवाल, ऐसे अनेकों सवाल। तो ऐसी बहुत सी कविताएं हैं, कई ऐसी कविताएं हैं इस संग्रह में। यह भी स्वीकार है, यह बहुत प्यारी कविता है। उदास हवा मातमी चेहरे अब मुझे घायल नहीं करते। उदास हवा मातमी चेहरे अब मुझे घायल नहीं करते। घर की दीवार तड़क तिड़क जाए तो कोई घर छोड़ जंगल की राह तो नहीं पकड़ लेता। हो हल्ला ही सही, रौनक तो है। इस आंगन में गिरे पेड़ अनगिनत सूखे पत्तों को ही न गिनो। यहाँ कभी गुलमोहर के फूलों की चादर भी तो बिछी थी। खुशबुओं के दिन लद गए तो नाक पर रुमाल रखे रहने के दिन भी कितने दिन रहेंगे। सावन बरसेगा तब पराए जंगल के चंदन की खुशबू से तुम्हें अपने घर के कच्चे आंगन की सोंधी सोंधी महक की प्यारी लगेगी। उदास हवा मातमी चेहरे अब मुझे घायल नहीं करते, अब मुझे घायल नहीं करते। निस्संदेह ये जो अर्धवृत्त में घूमता सूरज है, ये जो कविता संग्रह है, यह निश्चित ही बहुत ज़रूरी कविताएं हैं इसमें। कवि विनोद अनिकेत अपनी वैचारिक अ, सक्रियता में भी बहुत समृद्ध हैं। उन्हें दुनिया भर के ढोंग ढांग से कुछ लेना देना नहीं है। वे सह सामंजस्य और सह अस्तित्व की भावना में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व हैं। अक्सर फेसबुक पर जब मैं इनके पोस्टों को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत आकर्षित इसलिए भी करते हैं कि इनके अंदर भी मनुष्यता को हर हाल में जीवित रखने की अ, चाहत वर्तमान है। ये उस चाहत में संघर्ष करते हैं। ये राजनीति में षड्यंत्रों के बिसात बिछाने वालों से परहेज करते हैं और चेतना का निर्माण करने वाले इनको फ्री हैं। ये बात और है कि कई बार चेतना के निर्माणकर्ता जब धोखा देते हैं तो ऐसे कवि अ, टूटते हैं, बिखरते हैं। बावजूद इसके वे शब्दों की दुनिया को मनुष्यता की दुनिया में ला करके एक संवेदनाओं का जो चित्रण है वह करते हैं और अपने पाठकों को नई ताजगी, नई रोशनी और सही मायने में कहूँ तो संवेदनात्मक धरातल पर नई पहचान देते हुए मिलते हैं। विनोद अनिकेत से हमारा परिचय पिछले कुछ दिनों से हुआ, खास करके पंजाब की समकालीन हिंदी कविता पर जो एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर बलवेंद्र सिंह जी। उनके ज़रिए जब वो इनकी कुछ कविताओं से विशेषकर इनके बारे में जब बताए थे कि अनिल पंजाब के दूर क्षेत्र बरनाला में ये इस तरीके की कविताएँ लिख रहे हैं और इनको इस संकलन में लाया जाए, तो वहाँ से इनको जाना था। वहाँ से इनको पढ़ने और समझने की एक लालसा थी। फिर एक दिन पत्राचार हुआ, चैट चैट सिस्टम से मुलाकात हुई फेसबुक पर और फिर रचनावली पत्रिका इनके पास पहुंची तो इन्होंने समझा होगा, जाना होगा और फिर यह संग्रह मेरे पास आई। इस संग्रह की कविताओं को आज ही पढ़ना शुरू किया हूँ और मुझे अच्छा लगा। आप भी इस संग्रह को पढ़ें। इस संग्रह की जब भी कविताओं से गुजरेंगे तो आपको कवि की सक्रियता अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। धन्यवाद।